इस एक्टर की जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है कि जो पूरा नाटक करता है और 5 गांव महुआ, परसौनी, मकसूदपुर, मूड़ा, पिपराही, पूरा जो एरिया था ना उस एरिया के लोग आते थे और वो नाटक देखते थे और बड़े प्यार से पूरे रात बैठ के देखते थे। हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर लिए तो चलो अब तो हम बन ही जाएंगे, अब तो मतलब जाएंगे या कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। लेकिन सर जब मैदान में उतरते हैं तब पता लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लोग बनना चाहते हैं एक्टर, इस लाइन में आना चाहते हैं, आप अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, अपने जो आपकी एक्टिंग है, जिसको सिंपल भाषा में बोलूँ मैं तब अपनी एक्टिंग पे काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुंबई सीखने का मौका नहीं देती। द रेड लैंड को काफ़ी प्यार मिला है लोगों को, तो उसका सीज़न 2 बन रहा है, तो हम लोग रेड लैंड 2 लाएंगे जल्दी। बाकी मेरा जो टीवी वाला सफ़र है ये चलता रहता है। आप मुझे हमेशा क्राइम पेट्रोल में देख सकते हैं, सावधान इंडिया में मैं नज़र आता हूँ, क्राइम पेट्रोल में आता हूँ, तारक मेहता में मैं हो सकता है फिर नज़र आऊँ। आप लोगों का बड़ा प्यारा शो है जी। तो रेडियो रिमझिम में मेरा मन होता था कि मैं ट्राई करूँ आरजे के लिए और थोड़ा सा मेरी आवाज़ भी लोग सुने, क्योंकि बोलना वगैरह मुझे आता था, पसंद था। नमस्कार, रेडियो रिमझिम 90.4 के हम अपने परम आदरणीय श्रोताओं को और हमारे रेडियो रिमझिम के जो दर्शक देख रहे हैं उनका अभिनंदन करते हैं। रेडियो रिमझिम में कई वैज्ञानिक, डॉक्टर, समाज सेवी का हम भेंट वार्ता लिए हैं। आज गोपालगंज के मिट्टी के लाल और उगता हुआ सूरज श्री मनीष कुमार सिन्हा जी का एक भेंट वार्ता लेने जा रहे हैं। मनीष कुमार सिन्हा फिल्म उद्योग में जागृत हुए हैं, फिल्म उद्योग में गए हैं। अब उनसे जो है हम इस संदर्भ में विस्तार से बात करेंगे। तो श्री मनीष कुमार जी, आपका स्वागत है गोपालगंज की धरती पर। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। मनीष कुमार जी, हम ज़्यादा बात को बढ़ाते हुए नहीं, बहुत शॉर्ट में यह पूछेंगे कि आप फिल्मी दुनिया में गए और जिस समय गए आपके माता पिता का क्या प्रतिक्रिया था? जैसा कि हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि भाई आप नौकरी कर लो, आप फॉर्म भरो गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ किया नहीं। मैंने बोला कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है, तो ऑफ कोर्स रिएक्शन तो ये था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने कभी उन लोगों पे ये भी नहीं किया कि होता है ना कि मुझे जाना है, आप मेरे लिए कुछ हेल्प कीजिए या कीजिए, नहीं, ये चीज़ नहीं किया, क्योंकि पॉसिबल नहीं था उनके लिए भी। अच्छा, एक चीज़ यह बताइए, आखिर इतने सारे नौकरी, चाकरी, व्यवसाय सब चीज़ है, लेकिन आपने अभिनय को अपना करियर क्यों चुना? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं। अभिनय करना है, अभिनेता बनना है, ये चीज़ मैंने 12 साल की उम्र में इसका निर्णय ले लिया था जी। अब इसके पीछे वजह बताता हूँ क्या है। जी जी। 12 साल की उम्र में गांव में, मेरा जो गांव है मकसूदपुर, वहाँ नाटक होता था रंगमंच, छठ पूजा के अवसर पे। बिजली नहीं थी, तो बिजली नहीं होने की वजह से एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था। तो नाटक जब होता था तो एक बार नाटक हो रहा था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मैं 12 साल का था, तो मेरे चाचा जो हैं प्रमोद सिन्हा, वो जा रहे थे रिहर्सल के लिए, तो मैंने एक ज़िद की कि भाई मुझे भी ले चलिए आप, और ले भी गए वो। और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ कि आप हरिश्चंद्र के बेटे रोहित का रोल करो, ट्राई करो। तो उन्होंने जब देखा मेरा काम तो डायलॉग बोला कि बाबू बोल के दिखाओ, और मैंने बोल के दिखाया, उनको अच्छा लगा। कुंदन श्रीवास्तव डायरेक्टर थे। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होती है, इस एक्टर की जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है कि जो पूरा नाटक करता है और 5 गांव महुआ, परसौनी, मकसूदपुर, मूड़ा, पिपराही, पूरा जो एरिया था ना उस एरिया के लोग आते थे और वो नाटक देखते थे और बड़े प्यार से पूरे रात बैठ के देखते थे। तो वो मुझे बड़ा अप्रिसिएशन मिला घर से, सबसे कि यार बड़ा अच्छा किया है, किसका लड़का था ये वो। उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि यार मज़ा भी आ रहा है, करने में मज़ा आ रहा है और इसमें तो तारीफ मिल रही है, तो कहा कि एक्टर बनना है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, गोपालगंज जैसे छोटे शहर में और मुंबई जैसी चकाचौंध नगरी में, जिसे कहा जाता है लक्ष्मी का शहर,
उस शहर में एक गोपालगंज का नादान बच्चा फिल्मी दुनिया में अभिनय के लिए पहुंचता है तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसे जरा बताएं। सबसे पहले जो समस्या आती है इस लाइन में जाने में, मुझे ऐसा लगता है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, वो होती है आर्थिक समस्या। पैसे से अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है जी। वहाँ पे हर दिन आपको जूझना पड़ता है अपने एक वक्त की रोटी के लिए, अपने सर पे छत के लिए। तो ये समस्या जो थी ना, इसको दूर करने के लिए मैंने, एक तो चीज़ है कि गोपालगंज और मुंबई का जो आपने पूछा सवाल कि जो फासला है छोटा शहर और बड़ा शहर, मेरे में इतना ना क्रेज था फिल्म लाइन को लेके कि मैं छोटे उम्र 12 साल 13 साल जब से मैंने इसमें दिलचस्पी ली, मैं हर दिन न्यूज़पेपर जो होता था उनका पढ़ना, इंटरव्यूज एक्टरों का देखना, इतना ना पागल था मैं इन चीज़ों के लिए कि मुझे कभी मुंबई दूर लगी ही नहीं मुझसे कभी दूर नहीं लगा कि मुंबई कोई अलग जगह है या इंडस्ट्री कोई अलग जगह है। उसको मैंने हमेशा अपने पास महसूस किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ने की वजह से पता चली। दूसरा, वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि भाई आर्थिक स्थिति मेरी अच्छी नहीं है, तो मैंने कैमरा अटेंडेंट के तौर पे शुरू किया। मुझे खाना मिलता था सेट पे और 100 रुपये मिलता था आने जाने का। मैं उसमें खुश हो लेता था क्योंकि मुझे शूटिंग देखने को मिलती थी जी। और इस तरीके से फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक्टिंग कोर्स करना है, मुझे एक्टिंग करनी है। और फिर वहाँ से एक्टिंग का क्लास किया मैंने पूरे 1 साल, फिर थिएटर किया। और आर्थिक, इस जो मैं बताता हूँ जो मिडिल क्लास आदमी के साथ सबसे बड़ी समस्या है वो है आर्थिक समस्या। सबसे पहले उसे दूर करना था और मैंने वहाँ टेक्निकल काम शुरू किया। आज की डेट में मेरा वहाँ टेक्निकल अच्छा एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस कह सकते हैं आप है। मैं एडिटर हूँ और साथ में फ़ोटो शूट भी करता हूँ, कैमरे का भी नॉलेज है। तो इन चीज़ों ने मुझे कहीं ना कहीं मुंबई में रोक के रखा। अच्छा, यह जो है गोपालगंज से आप पटना गए, पटना से फिर मुंबई गए, तो यह सफ़र कैसा रहा, इसके बारे में ज़रा बताएं। सर जैसे होता है कि हमारे यहाँ नौकरी कर लो भाई, नौकरी मुझे मिल भी गई थी और अच्छी नौकरी मिल गई थी पटना में डाक बंगला चौराहे पे मैं जॉब भी कर रहा था। वहाँ पे मनसुख सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी थी। लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं था, संतुष्टि नहीं थी। पैसा भी ज़्यादा मिलता था। टीवी देखता था तो लगता था यार टीवी पे आना है, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं इसमें मुझे कहते हैं ना, जब आपकी मिट्टी से कोई उठ के जाता है तो उसका भी बहुत असर पड़ता है आप पे। तो पंकज त्रिपाठी जी जो हैं, जिनको मैं अभी पंकज भैया कहता हूँ और अच्छे मेरे मार्गदर्शक हैं, तो उनको देखना फिल्मों में, उनके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ना, और 2012 में उनके बारे में अग्निपथ मूवी के बारे में पढ़ा कि वो सूर्या का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऋतिक रोशन मेरा फेवरेट एक्टर मतलब हीरो था और उसके साथ वो आ रहे हैं सूर्या में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ऋतिक रोशन के साथ कोई गोपालगंज का इंसान काम कर रहा है। तो आई वॉज लाइक वाओ, मतलब अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उनको भी मैंने बहुत फॉलो किया है, उनको हर बार सुना। और अब तो खैर भगवान की दया से मिलना जुलना भी है, बातचीत करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो पटना में मैंने रिज़ाइन कर दिया 2016 में, रिज़ाइन करके मैं चला गया मुंबई कि नहीं, मुझे पैसे नहीं कमाने। और भगवान की दया से 2017 में मुझे पहला ब्रेक मिला था। परिवार का कोई रिएक्शन हुआ जब नौकरी आप छोड़े तो? परिवार का सपोर्ट रहा है सर, सपोर्ट। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि परिवार मुझे सपोर्ट, परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। हाँ, रिएक्शन थोड़ा सा यही होता है कि यार करोगे कैसे, क्योंकि उनको भी नहीं पता है, तो उनको भी नहीं समझ में आता है। तुमने सोच तो लिया है बट करोगे कैसे। तो मैं बोलता हूँ मैं पापा ये करना चाहता हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मत जाओ या को रोकने का प्रयास करेंगे। वो बोलेंगे ठीक है जाओ, जो तुम्हें समझ में आ रहा है उसको करो, अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि उनका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, नौकरी छोड़ दिया, उन्होंने कहा ठीक है, नौकरी किया अपनी मर्जी से, छोड़ा अपनी मर्जी से, ज़िंदगी में जो किया पापा का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है। हाँ। अच्छा, 9 महीने का कोर्स जो आपने मुंबई में किया ड्रामा का, तो कोर्स करने के बाद कौन कौन सी समस्याएं आई फिल्मों में या और से वेब सीरीज में या किसी भी सीरियल में जाने में, उसे ज़रा बताएं कोर्स करने के बाद भी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। मुझे लगता है जनरली लोग पूछते नहीं हैं। एक्चुअली आपका सफ़र कोर्स के बाद ही शुरू होता है।
हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर लिए तो चलो अब तो हम बन ही जाएंगे, अब तो मतलब जाएंगे या कर देंगे, वैसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन सर जब मैदान में उतरते हैं तब पता चलता है। जब कहते हैं ना कि पूरे इंडिया के टैलेंटेड लोग हैं, वहाँ विदेश से भी लोग आ रहे हैं, सारे लोग मतलब लगे पड़े हैं। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि सर मेरी उम्र में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि मेरी उम्र के लड़के जो हैं वो भरे पड़े हैं वहाँ। अब एक 40 साल और 50 साल के आदमी का अगर कोई कैरेक्टर प्ले करना है तो उसके लिए 40-50 साल के जो एक्टर स्ट्रगल करने तो जाते नहीं है, जनरली बहुत कम जाते हैं, तो उनका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मेरे एज में कंपटीशन ज़्यादा है और कैरेक्टर कम है। ना मुझे कोई वकील बनाएगा भी, ना मुझे कोई बाप बना सकता है, ना मुझे कोई बड़ा भाई बना सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त के रोल में, छोटे भाई के रोल में, इस तरह के कैरेक्टर्स में आता। तो कंपटीशन नो डाउट बहुत ज़्यादा था वहाँ से निकलने के बाद भी, बट कहते हैं ना कि वो एक्टिंग था थोड़ा सा यहाँ का, और ऑडिशन देता गया, रास्ता खुलता गया, काम मिलता गया बैक टू बैक। तो कैसे काम मिला ये बताए नहीं? ऑडिशन किया था जब वहाँ से निकला एक्टिंग स्कूल से, तो मैंने ऑडिशन शुरू किया। अच्छा, दिन भर में 20-25 ऑडिशन देते थे हर प्रोडक्शन पूरा मुंबई में? हाँ, घूम के घूमना, हर प्रोडक्शन हाउस में मिलना, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना, ऑडिशन देना, अपना सेल्फ ऑडिशन भेजना, जिसने भी बोला मेल करो भाई, व्हाट्सएप करो। ये मतलब हर दिन का हमारा रोजमर्रा का काम था, आज भी है, आज भी ऑडिशन देना पड़ता है। अच्छे वेब सीरीज और फिल्मों के लिए आज भी ऑडिशन देता हूँ, और वो एक मेरे काम का हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आपके जिंदगी में तब आया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी लोकप्रिय सीरीज है और उसमें आपको काम करने का मौका मिला, कैसे? यह हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को बताएं। वही था, लाइक जैसे मैंने कहा कि ऑडिशन करना, सारे टीवी सीरियल्स के लिए ऑडिशन करना, और तारक मेहता के लिए भी वही सीन था। इसमें जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं मेरे, विकास वर्मा जी, उनके साथ मैं पहले चंद्रशेखर कर चुका था, चंद्रशेखर सीरियल कर चुका था, पृथ्वी वल्लभ मैंने उनके थ्रू किया था। तो ये बेनिफिट हुआ मुझे कि फिर उन्होंने, उनके लिस्ट में मैं था कि भाई मनीष अच्छा एक्टर है, तो मैं तारक मेहता में उसको ट्राई करता हूँ। और उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, मैंने कहा ठीक है, और मैं गया सेट पे, और मेरा मॉर्निंग में शॉट लगा 9 बजे के आसपास। दिलीप जी आए, जेठालाल जी, और यूं खटाक से हमने काम खत्म किया, क्योंकि वहाँ क्या है ना, इतने साल से वो शो चल रहा है कि सबको अपना काम बखूबी पता है। वहाँ कोई ना टेक्नीशियन गलती करता है, ना कोई एक्टर जल्दी गलती करता है। उनको इतना क्लियर है कि वो वही शॉट लेंगे जिसकी उनकी ज़रूरत है, एडिटिंग में एक्स्ट्रा कुछ लेंगे नहीं। यूं मेरा सीन मतलब फटाफट किए हम लोग, और वो भगवान की दया से वो सीरीज हम भी देखे थे। लेकिन यह जानकर हमें बहुत खुशी मिला कि गोपालगंज के मिट्टी के लाल तारक मेहता के उल्टा चश्मा में काम किए हैं, वह फोटो देखने को मिला। और ऐसा सौभाग्य है कि आज रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में आपके आमने सामने बैठकर बात करने का मौका मिला। तो यह जो है नील का पत्थर साबित हुआ कि नहीं, यह जो सीरीज में आप काम किए हैं आपके करियर के लिए? मुझे लोगों का प्यार बहुत मिला है जेठालाल के साथ जो मैंने शो किया उसमें। और एक कोइंसिडेंस बता रहा हूँ ऑडियंस को जी, कि जेठालाल में वाला जो मेरा सीन है, जो इस एपिसोड में मैंने काम किया था उस टाइम, उसमें जो मैंने शर्ट पहनी है वही शर्ट मैंने आज आपके सामने पहनी है। आज वही पहने हैं? वही शर्ट है। वाह वाह वाह। क्योंकि कॉस्ट्यूम जो हेड थे उन्होंने कहा कि सर आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, आप अपनी वाली ही शर्ट पहनिए। जी जी जी। तो नो डाउट तारक मेहता से मुझे बहुत प्यार मिला। लोगों ने, मैं सर अभी तक मैंने फेसबुक पे डाला था 7 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं उस रील्स के। तो बहुत लोगों ने सराहा है, और आगे भी मैं तारक मेहता में नजर आऊँगा। अच्छा, चलिए, रेडियो रिमझिम की और गोपालगंज की जनता की शुभकामना आपके साथ है कि आप निरंतर सीरियल में, मूवी में नजर आए। एक चीज़ और देखा गया, जो रेड लैंड के वेब सीरियल पर आप हमेशा बंदूक ताने हुए हमेशा दिखाई दे रहे हैं, वह क्या है और कैसे गए उसमें? ये MX प्लेयर पे रिलीज हुआ है, द रेड लैंड, एक वेब सीरीज है, आप लोग देख सकते हैं। MX प्लेयर पे है और अभी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बनारस के नाम से जी। इसमें विवेक श्रीवास्तव डायरेक्टर हैं, और उनसे मेरी मीटिंग हुई, ऑलमोस्ट कास्टिंग फाइनल थी। मुझे लगा कि शायद मौका नहीं मिलेगा जी,
लेकिन मुझे मौका मिला, उनका कॉल आया और मैं गोपालगंज में था। कॉल आया उनका कि मनीष 9 से हम लोग शूट कर रहे हैं, 9 तारीख से, और ये कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और वो मेरा काम देख चुके थे पहले, ठीक है, तो तुम करोगे क्या? तो बता दूं सर आपको कि MX प्लेयर वाला जो ये वेब सीरीज है, इसमें दिग्गज कलाकार है, दिग्गज कलाकार हैं, बहुत बड़ा, और वो भी प्लेटफॉर्म पर मेन जगह पर आपका आ रहा है। हाँ, यह जो है सबसे आश्चर्य की बात है। और उसमें मुझे मौका मिला, MX पे रिलीज हुई, और सबसे अच्छी बात मुझे, जैसे आपने कहा कि MX प्लेयर जो है अपने ऐप पे, अपने प्लेटफॉर्म पे उसने मेरा पोस्टर जो है वो किया, स्लाइड शो किया, दिखाया। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मत, मतलब कहते हैं ना, सौभाग्य की बात थी। तो ये भी है। अगला मेरा यह प्रश्न है कि मुंबई शहर जो है जी, या फिल्मी दुनिया जो है बड़ा चमकीला दिखाई देता है, लेकिन एक तरह से उसे डार्क भी कहते हैं, अंधेरा भी कहते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि वहाँ जो है आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण बहुत ज़्यादा होता है लोगों को चांस देने के लिए। इसमें आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, जो चीज़ कही जाती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है, मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूंगा इस बात। जी 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 जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर, आपका कंट्रोल अपने आप पे कितना है, जी जी, आपको अपने क्राफ्ट पे कितना पकड़ है, अपने स्किल पे कितनी पकड़ है, जिस चीज़ के लिए आप गए हैं। प्रॉब्लम सर जानते हैं उनके साथ होती है जिनको अपने स्किल से ज़्यादा, कहते हैं ना, आप अपने काम पे वर्क नहीं करते हो, कि आपका जो काम है उसको तराशूं, उस पे काम नहीं करते आप इसमें लग जाते हैं कि इनसे थोड़ा चापलूसी कर लेंगे तो काम मिल जाएगा, या उनसे ऐसे कर लेंगे तो काम मिल जाएगा। यहाँ पे मामला खराब है। कहा जाता है कि जो नए कलाकार हैं, महिला हो या पुरुष, उनके साथ जो है ज़्यादा शोषण होता है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, चूंकि आप एक लंबा समय मुंबई के फिल्मी दुनिया में बिता रहे हैं। मेरा जो अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, हाँ, मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई, मेरे टैलेंट के हिसाब से मुझे काम दिया इंडस्ट्री। और अगर फीमेल की बात करें, जो मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की थी, सवाल ये है कि वो आज की डेट में अच्छा काम कर रही हैं और बिना किसी, कहते हैं ना, शोषण की बात आप कर रहे हैं, तो कोई ऐसा उनके साथ घटना नहीं हुई है। तो मैं इस बात से थोड़ा सा इनकार करूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो इंसान पे भी डिपेंड करता है कि वो शोषित होना चाहता है या नहीं होना चाहता। अच्छा, गोपालगंज के युवाओं के लिए, विशेष करके बिहार के जो आपके उम्र वर्ग के युवा लड़के हैं या लड़कियां, वो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, अपने किस्मत को अपनाना चाहते हैं, अपने अभिनय को निखारना चाहते हैं और राष्ट्र गौरव बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा? सर, बिहार और गोपालगंज और बिहार के जितने ज़िले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि टैलेंट तो यहाँ मतलब इतना ज़्यादा है, बस उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लोग बनना चाहते हैं एक्टर, इस लाइन में आना चाहते हैं, आप अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, अपने जो आपकी एक्टिंग है, जिसको सिंपल भाषा में बोलूँ मैं अगर, तब अपनी एक्टिंग पे काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुंबई सीखने का मौका नहीं देगी। यानी सीख कर जाइएगा तो कार्य करने का मौका देगी। बिल्कुल, मुंबई आपको सीखने का मौका नहीं देगी। आज के दौर में, भाग दौड़ में, इतना वक्त नहीं है कि आप सेट पे गलती करेंगे, 2 बार डायलॉग भूल गए आप, या आपने एक्सप्रेशन नहीं दिया, आपने पॉज नहीं लिया, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तीसरा मौका दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, आपको तुरंत रिप्लेस किया जाएगा, दूसरे आर्टिस्ट को बुलाया जाएगा, और हो सकता है फिर आपको दोबारा काम भी ना मिले। तो आपको कोई गुंजाइश नहीं है सर, नहीं, आपको सीख के जाना है। यानी पूरे बिहार के युवाओं के लिए आपका यह संदेश होगा? जी, जो भी इंसान एक्टर बनना चाहता है, जो भी रेडियो रिमझिम इस समय सुन रहा है, उनके लिए संदेश है कि भाई, अगर आप बॉलीवुड में आना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, आप सीखिए। आप अपने लोकल थिएटर में सीखिए, आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखिए, NSD, FTI, एनीथिंग, जहाँ भी आप सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ऑनलाइन आज देख सकते हैं आप बहुत सारे एक्टिंग स्कूल को, वहाँ सीखिए आप। लेकिन ये अगर आप सोचते हैं कि चले जाएंगे, लुक अच्छा है और वहाँ जाके कर लेंगे, हो जाएगा, तो दौर चला गया। वो दौर दिलीप साहब के टाइम में था कि चलो कोई गलती भी होगी तो भाई दिलीप साहब है, ठीक है सर, देख लीजिए, थोड़ी देर मूड बना लीजिए, इत्मीनान से बैठे हैं, कर लिया जाएगा। नहीं, आज के दिन में यूँ हटा दिया जाता है, क्योंकि लाइन लगी हुई है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अंत में आपसे थोड़ा सा और पूछेंगे, आप उन्हें, जैसे गोपालगंज के बच्चे हैं, उनको जो है आप कैसे गाइड करेंगे, एक बार और बताएं। मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में वे स्थापित होना चाहते हैं, तो उनके लिए मूल मंत्र क्या होगा?
सबसे पहले तो गोपालगंज के जो लोग हैं, मेरे जितने मित्र हैं यहाँ के, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोग यहाँ लोकल में थिएटर कीजिए, अगर नहीं है तो उसको स्थापित कीजिए आप। ठीक, यहाँ आप करते रहेंगे अगर आप इससे रिलेटेड काम, तो फायदा ये होगा कि जो एक्टर गोपालगंज से बाहर काम कर रहे हैं, वो जो प्रोफेशनल हो चुके हैं, वो कभी कभार जब गोपालगंज आएंगे तो आपको गाइड करेंगे। आपके एक ग्रुप जो है वहाँ जाके आपको बता सकते हैं कि बाबू यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे करो, इन चीज़ों को सही करो। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लोकल एक्टर जो हैं वो एक कम्युनिटी बना के काम करें, यूनिटी के साथ काम करें। तो आपके जो सीनियर एक्टर हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, वो आपको एक दिन आके जब भी मौका मिलेगा आएंगे तो आपको गाइड करेंगे, फिर आपका भी रास्ता खुलते चला जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर कोई डायरेक्ट मुझसे सवाल करना चाहता है तो मेरे फेसबुक पेज पे या फेसबुक पे आके जुड़ सकता है। मनीष सिन्हा के नाम से आईडी है, एक्टर मनीष सिन्हा के नाम से पेज है। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूँ अवेलेबल आप लोगों के लिए हमेशा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आने वाला समय में आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं या करने की संभावना है, उसे बताएं। द रेड लैंड को काफ़ी प्यार मिला है लोगों को, तो उसका सीजन 2 बन रहा है और उम्मीद है कि ये थोड़ा कोविड वाला मामला जो है वो शांत हो जाए, सब नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। आई विश ऐसा हो। तो हम लोग रेड लैंड 2 लाएंगे जल्दी। बाकी मेरा जो टीवी वाला सफ़र है ये चलता रहता है। आप मुझे हमेशा क्राइम पेट्रोल में देख सकते हैं, सावधान इंडिया में मैं नज़र आता हूँ, क्राइम पेट्रोल में आता हूँ, तारक मेहता में मैं हो सकता है फिर नज़र आऊँ। आप लोगों का बड़ा प्यारा शो है जी, और जी। मैं भी बहुत खुश हूँ उस शो को करके। तो ये अभी तत्काल चल रहा है। 1-2 वेब सीरीज और हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसका भी मीटिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है। जब शुरू हो जाए, मतलब 2-3 वेब सीरीज हैं पाइपलाइन। कहा जाता है कि गोपालगंज की मिट्टी जो है काफ़ी उर्वरक है। बिल्कुल। श्री पंकज त्रिपाठी जी के बाद श्री मनीष कुमार सिन्हा जी आज जो है भोजपुरी क्षेत्र में न जाकर हिंदी फिल्म जगत में गए हैं और अपने कम समय में अपना स्थान निर्धारित किए हैं। यह बड़े ही गौरव की बात है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कई बच्चे हैं जो अभिनय के क्षेत्र में गोपालगंज से मुंबई जाते हैं, भटकते हैं, फिर लौट कर चले आते हैं। हमें जो सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कई बच्चे गए, माँ बाप का पैसा खर्च किए, कहीं झोपड़ी में रहे, कहीं कहीं रहे और फिर लौट कर घूम फिर कर चले आए। लेकिन आपने इतना कम समय में जाकर वहाँ स्थापित हो गए। कई जो आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीरियल देखी जाती है, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, CID, क्राइम पेट्रोल, इन सब सीरियल में आपने काम किया। तो आपको तो गोपालगंज की जनता के तरफ से धन्यवाद ही है कि परिवार के साथ साथ आपने ज़िले का नाम रोशन किया। और यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे भी मजबूती से आगे बढ़ें? जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप लोग अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, अपने एक्टिंग पे काम कीजिए। वहाँ जाइएगा तो मौका नहीं मिलेगा आपको कि आप सीखें, कम समय है। और मुंबई जो है वो कहते हैं बहुत महंगा शहर है, जैसा सब जानते हैं। जी जी जी। तो आप वहाँ जाके सीखेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है आपके लिए भी। आपकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं है तो आपका वक्त पता चलता है सीखने में और समझने में निकल जाता है। फिर घर वाले कहते हैं बाबू लौट आओ, हाँ उम्र ढेर हो गई, आजा ब्याह शादी करेगा बा। जी 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 जी। तो इस चक्कर में मामला गड़बड़ हो जाता है। जी जी जी। तो वो वक्त जो है वो आप लोकल जगह पे, दिल्ली है या बहुत जगह पटना है, आप थिएटर कीजिए, सीखिए और वहाँ जाइए। और कहते हैं ना कि एक ऑडिशन आप दीजिए और सामने वाला कहे कि भाई इस बंदे के साथ मैं काम करूंगा, भले इस प्रोजेक्ट में ना करूँ, अगले में करूँ, लेकिन इस बंदे में बात है, मैं काम करूँ। जी जी। ये चीज़ होना चाहिए। जी जी जी। आपका संदेश बड़ा ही साफ रहा। अंत में एक ही प्रश्न है, रेडियो रिमझिम जो 2009 5 जनवरी 2009 से गोपालगंज में संचालित हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसको कब आपने सुना और यहाँ आकर आप कैसा महसूस करते हैं? हमारे दर्शकों को बताएं। इसके पीछे एक कहानी है जी। रेडियो रिमझिम में जब स्टार्ट हुआ था तब से सुन रहा हूँ।
और उस समय मैं एक्टर मतलब नहीं था, वहाँ प्रोफेशनली लोग नहीं जानते थे जी, मन में था एक्टर बनूंगा, नहीं जानते थे कोई। तो रेडियो रिमझिम में मेरा मन होता था कि मैं ट्राई करूं आरजे के लिए, और थोड़ा सा मेरी आवाज़ भी लोग सुने, क्योंकि बोलना वगैरह मुझे आता था, पसंद था। बट वो चीज़ मैंने कभी ट्राई नहीं की जी। और आज मेरे मतलब सौभाग्य देखिए और वक्त का खेल देखिए कि जब मैं आया तो आज इंटरव्यू के लिए आया मैं जी। तो बहुत एक भावुक वो है, वक्त है मेरे लिए, और बहुत खुशी भी है, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और रेडियो रिमझिम का कि आपने मुझे इस लायक समझा, बुलाया। तो यादें तो बहुत हैं रेडियो रिमझिम से, और मैं मुंबई में हूँ और ऐप जो है इसका वो है मेरे पास जी जी जी। तो जो भी आपके पेज पे जुड़ा हूँ उस पर इंफॉर्मेशन आती है, वो देखता हूँ, तो मैं कनेक्ट हूँ इतने सालों से रेडियो रिमझिम से जी। और जितने लोग हैं सुन रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इसमें यादें जुड़ी हुई हैं मेरी, और मेरा लगता है ये रिश्ता जो है हमेशा बना रहेगा रेडियो जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनीष कुमार सिन्हा जी, अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर रेडियो रिमझिम के माध्यम से पूरे ज़िले वासियों को अपनी बातें बताईं, और मैं पूरे ज़िले वासियों के तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।